हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 6 के बारे में, जिसमें अपने 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका 5वां और अंतिम पार्ट करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां और उसके बाद में न्यायपालिका के बारे में। तो देखते हैं इसमें पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री। तो देखते हैं मुख्यमंत्री के बाद में राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। यानी राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, किसी भी राज्य की मंत्री परिषद होती है, उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तथा राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी कौन होता है? वो भी मुख्यमंत्री होता है। यानी जो राज्य की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और जिसको अपन कहते हैं जो औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल, वो कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान है। यानी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र के अंदर किसकी है? प्रधानमंत्री की। यानी प्रधानमंत्री जो केंद्र में स्थिति है, वही राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति है। उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी राज्यपाल उसको नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल वाला होता है, जिसने यानी बहुमत हासिल किया है, उस दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। या फिर ऐसे व्यक्ति की वो जो विधानसभा का सदस्य नहीं, उसको भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता या उसकी सदस्यता लेनी आवश्यक है। अगर 6 महीने में वो सदस्यता हासिल नहीं कर पाता तो उसको फिर पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य, यानी मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां और कार्य है उसके बारे में। तो मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? राज्य के प्रशासन की, यानी राज्य के शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वो है मंत्रिपरिषद। ठीक है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। यानी इसका हेड कौन होता है मंत्रिपरिषद का? वो होता है मुख्यमंत्री। अब देखते हैं इसकी कार्य और शक्तियां क्या क्या है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण, यानी मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य यही है। मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेते ही सबसे पहले यही कार्य करता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर उनकी सूची क्या करता है? राज्यपाल को देता है। यानी जिसको मंत्री, अब राज्य विधानसभा के सदस्य तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसमें से जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो 200 सदस्य हैं। अब 200 के 200 मंत्री थोड़ी बनते हैं। उनमें से आपको जैसे बताया था अधिकतम 15% तक मंत्री बनते हैं। तो वो कौन कौन मंत्री बनेगा उसकी सूची क्या करता है? राज्यपाल को देता है मुख्यमंत्री। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा और परिवर्तन, यानी वो क्या करता है मुख्यमंत्री? कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग यानी कौन कौन सा कार्य देना है, इसका निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और साथ में क्या करता है? अगर मान लो पहले किसी व्यक्ति को किसी और विभाग दिया हुआ था, फिर उसके बाद में वो क्या करता है? उसका परिवर्तन करके उसको दूसरा विभाग भी दिया जा सकता है। जैसे मान लो कोई पहले कोई शिक्षा मंत्री है, ठीक है, फिर उसको मान लो शिक्षा मंत्री से हटा के और उसको सिंचाई मंत्री बना दिया, तो इस तरह से उसका क्या कर सकते हैं? उसका विभाग परिवर्तित भी कर सकते हैं। उसके बाद है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, यानी मंत्रिमंडल के कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। यानी मुख्यमंत्री क्या करता है? जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती है उनको बुलाता है और उनकी अध्यक्षता भी वही करता है। यानी उसका सारा का सारा नियंत्रण कौन करता है? वो मुख्यमंत्री ही करता है। उसके बाद है शासन के विभिन्न भागों में समन्वय, यानी शासन के जो अलग अलग भाग है उनमें समन्वय स्थापित करता है। यदि मंत्रिपरिषद में से 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कराता है। यानी मान लो कभी कभी मंत्रिपरिषद में भी क्या होता है? 2 या 2 मंत्रियों के बीच में क्या हो जाता है? आपसी मतभेद हो जाता है, यानी आपसी विवाद हो जाता है। तो उस विवाद को खत्म भी कौन करता है? वो मुख्यमंत्री ही करता है। और साथ में उनमें समन्वय भी स्थापित करता है। समन्वय मतलब उसमें मेल जोल भी वापस स्थापित करता है मुख्यमंत्री। उसके बाद है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कौन? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। वो मंत्रिमंडल के निर्णय, जो भी मंत्रिमंडल शासन से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उनको क्या करता है? राज्यपाल तक पहुंचाता है मुख्यमंत्री। और राज्यपाल जो उसके ऊपर विचार देता है, ठीक है, राज्यपाल के जो विचार होते हैं वो वापस मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। ये कार्य मुख्यमंत्री करता है। अगला है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री क्या होता है? विधानसभा का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री शासन के प्रधान के साथ साथ विधानसभा का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री शासन का तो प्रधान है ही है, साथ में क्या होता है? विधानसभा का भी नेता होता है। विधानसभा नेता के रूप में कानून निर्माण का कार्य वह अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण करता है। यानी वो क्या कर सकता है? विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण का भी वह कार्य वह अपनी इच्छा से पूर्ण करता है। तथा नेता के रूप में विधानसभा भंग का परामर्श
राज्यपाल को देता है। वो क्या करता है, विधानसभा को भंग करने का परामर्श है वो राज्यपाल को कौन देता है, वो भी मुख्यमंत्री ही देता है। तो ये था मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। इसके बाद देखते हैं राज्य सरकार की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में कौन सा आता है, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय में देखते हैं, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है, उच्च न्यायालय। और देश का सबसे बड़ा न्यायालय या केंद्र का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य या 2 राज्यों में एक संयुक्त उच्च न्यायालय होगा। यानी अनुच्छेद 214 में ये बात की गई, या तो हर राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, नहीं तो 2 राज्यों में संयुक्त रूप से भी क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। भारत में वर्तमान में बात करें तो 24 उच्च न्यायालय। भारत में पूरे देश में कितने हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। तो देखते हैं उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। यानी प्रत्येक उच्च न्यायालय कैसे बनता है, अनुच्छेद 214 में इसके बारे में बताया गया है कि हर उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति का मतलब होता है एक मुख्य जज होता है, एक तो मुख्य न्यायमूर्ति का मतलब एक मुख्य जज होता है, और उसके साथ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, उसके साथ अन्य जज भी होते हैं, मुख्य एक होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी भी उच्च न्यायालय में फिक्स नहीं है कि इस न्यायालय में इतने ही न्यायाधीश हो सकते हैं, वो सारा का सारा निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद है न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में। तो इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 217(1) के अंदर, 217 के पहले भाग के अंदर ये बताया गया है के अनुसार मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब कैसे करता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य जज होता है, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मेन जज होता है उससे, ठीक है, कोलेजियम और राज्यपाल की, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी राज्य का, उसकी सलाह से करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज हो गया। एक कोलेजियम क्या होता है, एक कह सकते हैं संस्था होती है, ठीक है, जज की और इनकी कह सकते हैं जो न्यायिक संस्था होती है, ठीक है, उसकी सलाह से और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेके और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की कैसे होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य जज होता है उसका, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, हाई कोर्ट का मुख्य जज, और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये दोनों याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश की किससे होती है और अन्य न्यायाधीश की। देखो इसके अंदर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इसमें भी उच्चतम न्यायालय का, इसमें भी राज्यपाल है, इसमें भी राज्यपाल है, इसमें बस एक कोलेजियम है, इसमें कोलेजियम नहीं होता, उसकी जगह क्या होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद देखते हैं जो न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक। उसके बाद है राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रह चुका हो, यानी राज्य क्षेत्र में क्या हो, कम से कम 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, न्यायिक पद पर रह चुका हो। यानी जो जिसको कहते हैं जिला जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर क्या हो, कम से कम 10 साल तक वो क्या रह चुका हो, जज के पद पर रह चुका हो। या फिर उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष लगातार अधिवक्ता रह चुका हो, यानी उसने 10 साल तक लगातार वकालत की हो, या तो उच्च न्यायालय में की हो वकालत या अन्य किसी न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष की अगर उसने अधिवक्ता कर रखी है, वकालत कर रखी है, तो भी वो उसका जज बन सकता है, किसका, हाई कोर्ट का। इसके बाद है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष की आयु तक, यानी या तो एज उम्र कितनी हो जाए उनकी, 62 साल हो जाए तब उनको रिटायरमेंट दिया जाता है, या फिर समय उससे पहले क्या कर सकता है, समय त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पद को छोड़ सकता है, या फिर क्या है, महाभियोग द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। महाभियोग लगाकर उसके खिलाफ उसको 5 जितने भी है उससे पहले हटाया जा सकता है, जितने साल के लिए उससे नियुक्त है, यानी उम्र 62 साल होने से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद है न्यायाधीशों द्वारा शपथ। तो न्यायाधीशों द्वारा शपथ अनुच्छेद 219 के अंदर ये बात कही गई है के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। वो भी किसके सामने, राज्यपाल के सामने क्या करते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण
कर सकता है। यानी उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसकी सलाह से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उनका स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद है न्यायाधीशों का वेतन, यानी जो न्यायाधीश होते हैं उस न्यायालय के, उनका वेतन कितना होता है। तो अनुच्छेद 221 में ये बात कही गई है कि सांसद विधि द्वारा उनका वेतन निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में जो दिया जाता है वेतन वो मुख्य न्यायाधीश का है 90,000 रुपये प्रति महीना, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 80,000 रुपये प्रति माह उनको वेतन दिया जाता है। यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 90,000 रुपये प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 80,000 रुपये प्रति माह उनको वेतन दिया जाता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। इसका काल क्या होता है, निश्चित काल होता है। यानी काल क्या होता है, निश्चित। उसके बाद है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होगी। यानी संसद में जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर सिर्फ उसको पद से हटाने के अलावा जो महाभियोग लगता है उसके अलावा उनके जो आचरण है उस पर कोई भी क्या होगी, चर्चा नहीं होगी। यानी चाहे न्यायाधीश कोई भी फैसला सुनाए उसके खिलाफ अपन कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। सिर्फ उसको पद से हटाने के जो महाभियोग लगा सकते हैं वो होता है। अवकाश ग्रहण पर न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कोई भी मान लो न्यायालय का न्यायाधीश है, वो क्या है, अगर अवकाश पर है तो वो जिस न्यायालय में न्यायाधीश है उस न्यायालय में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। वो पद की अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और कार्यपालिका का पृथक्करण भी इसकी उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता में ही आता है। तो ये थे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है। उसके बाद में देखते हैं उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और उसकी शक्तियां। कार्य क्षेत्र और शक्तियां, यानी उच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं और क्या क्या उसकी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय द्वारा निम्न वादों का सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय में कौन कौन से मतलब जो मामले होते हैं जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है। संसद व राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। अगर मान लो संसद या विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, यानी जो संसद के सदस्य निर्वाचित करते हैं, या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचन के से संबंधित कोई भी वो मामला है, तो वो किस में होगा, वो उच्च न्यायालय में ही उसकी सुनवाई होगी। दूसरा है राजस्व एकत्रित कर संबंधी विवाद। यानी राजस्व एकत्रित करना, जो उसका संबंधित कोई भी मामला है तो वो भी किस में होगा, उसकी सुनवाई जो उच्च न्यायालय उसमें होगी। मौलिक अधिकार व वसीयत, जो इंसान के मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला है या फिर वसीयत से संबंधित उसका कोई भी मामला है, वसीयत से संबंधित या मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी मामला है, तो उसकी सुनवाई किस में होगी, उच्च न्यायालय में ही होगी। या विवाह विधि, यानी विवाह की विधि से संबंधित, ठीक है, या कोई कंपनी का कानून है उससे संबंधित, या फिर विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद का मतलब होता है जो विवाह में विच्छेद यानी विवाह को तोड़ने से संबंधित, टूटने से संबंधित कोई मामला है, तो उसकी सुनवाई भी किस में होगी, वो इस उच्च न्यायालय में ही होगी। ये था प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। इसके बाद में अपन देखते हैं याचिका अधिकारिता, ठीक है। ये इसकी शक्ति देखते हैं, याचिका अधिकारिता। याचिका का मतलब होता है, अपन बार बार सुनते हैं रिट लगाना, किसी के मतलब विरुद्ध में रिट लगाना। तो रिट लगाना क्या होता है वो देखते हैं। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए, जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ तो अपन जो रिट लगा ही सकते हैं, उसके साथ साथ अन्य मामले भी है, जैसे बंदी प्रत्याशी, इसी तरह परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा याचिकाएं जारी कर सकता है। यानी इन सब के खिलाफ क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपन क्या कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं इन सभी मामलों से। यानी मौलिक अधिकार के अलावा ये और मामले हैं जिनके खिलाफ अपन क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में रिट लगा सकते हैं या याचिका लगा सकते हैं। उसके बाद है तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार। यानी उसकी अगली जो क्षेत्राधिकार है, अगला जो कार्य है वो है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार निम्न भाग हैं। यानी इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया सिविल अपीली क्षेत्राधिकार। सिविल से मतलब जो सरकारी कार्य हैं उनसे संबंधित, यानी आयकर से संबंधित, कोई पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कोई नई चीज बनाती है तो उसको पेटेंट करवा लेती है, तब तक उसका ये 2 साल या 1 साल के लिए उस चीज को कोई दूसरा नहीं बना सकता, तब तक वो 1 साल तक सारा उसी से ही खरीदनी पड़ती है, ठीक है। डिजाइन से संबंधित या उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। इन न्यायालय ये न्यायालय हैं,
ठीक है, इनमें जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में, मान लो जिला न्यायालय के विरुद्ध आपने जो केस है उससे आप संतुष्ट नहीं है उस फैसले से, तो आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जब सेशन न्यायालय होता है, ठीक है, ने कोई मान लो अपराधी को 4 साल या मृत्युदंड दे दिया, 4 साल या इससे अधिक की सजा है या फिर मृत्युदंड दे दिया है, तो वो क्या कर सकता है, उस मामले, उस जो फैसले के विरुद्ध क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय में वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, विरुद्ध अपील कर सकता है, उस न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ वापस विरुद्ध अपील कर सकता है। और इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार का तीसरा है वो है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्र। कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या पर प्रश्न हो तो वो उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, संविधान से, यानी अपने जो संविधान में बात कही गई है उसके व्याख्या हो, यानी उसके खिलाफ ऐसा कोई शब्द आ गया जिसमें अपन संविधान में लिखा हुआ उसके संशोधन से बात आ जाए, या ठीक है, या अपन उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो जो भी मामला है वो किस में होगा, उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। उसके बाद में चौथा है जो क्षेत्राधिकारी शक्ति कह सकते हैं, अभिलेख न्यायालय। इसके अनुसार ये बात कही गई है अनुच्छेद 215 के अंदर, अभिलेख न्यायालय की बात अनुच्छेद 215 में कही गई है के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होगा। प्रत्येक न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय वो अभिलेख न्यायालय भी है, क्योंकि इसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, यानी इसको अवमानना के लिए क्या है, दंड देने की शक्ति इसके पास है, तथा इसके निर्णयों को अधीनस्थ न्यायालय कानून के रूप में मान्यता देंगे, यानी जो इसके निर्णय होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको क्या कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय उनके कानून के रूप में मान्यता दे सकता है। यानी जो मान लो उस न्यायालय ने मान लो कोई निर्णय दिया है, ठीक है, और वो फैसला क्या है, अभिलेख का मतलब उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है, फिर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसी रिकॉर्ड को देखकर वो उसको कानून मानकर दूसरे उसको कानून की मान्यता दे सकते हैं, यानी उसको एक कानून के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्षेत्राधिकार है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है उच्च न्यायालय राज्य विधायिका वह कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है, यानी जो राज्य के या कह सकते हैं केंद्र के जो कार्य विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको वैध और अवैध घोषित कर सकता है। वो कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय इसको वैध और अवैध घोषित करने का कार्य शक्ति भी किसके पास है, वो उच्च न्यायालय के पास है, यानी जो कार्य है वो सही है या गलत है ये कौन बताता है, उच्च न्यायालय उसको मान्यता देता है। उसके बाद है प्रशासन संबंधी अधिकार। प्रशासन से संबंधित अधिकार कौन कौन से वो देखते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, यानी उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, वो अपने अधीनस्थ यानी उसके अंडर में जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय के अंडर में जो न्यायालय है उससे क्या कर सकता है, उसके निर्णय को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, यानी उसने कौन कौन से जो निर्णय दिए हैं उसको मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। वह किसी भी अभियोग को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। वो क्या कर सकता है, किसी भी अभियोग को या वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार के लिए या उसके निर्णय के लिए भेज सकता है। यानी मान लो किसी न्यायालय में कोई मान लो केस चल रहा है, ठीक है, तो उसके जो केस को वहां से हटाकर दूसरे न्यायालय में भी उसको भेज सकता है, ठीक है, क्या इसके ऊपर विचार कीजिए, इसका निर्णय क्या होगा, दूसरे न्यायालय से भी मांग सकता है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, और इसकी जो पीठ है वो किसके अंदर है, खंडपीठ जिसे कहते हैं वो है जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये है उच्च न्यायालय की बात जो अपने पूरे भारत के अंदर 24 हैं। तो ये था आपका सातवां पार्ट राज्य सरकार के बारे में। तो आपको ये उम्मीद करते हैं ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और समझ में आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।